धन्यवाद उपसभापति जी। वैसे तो गडकरी जी की जो है इन्होंने जो काम किया है सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जो मुझे पता चला जैसे NHAI के बारे में बता रहे थे कि NHAI की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, और जो टोल कलेक्शन की बात कर रहे हैं उससे उनकी मेंटेनेंस रोड्स की बड़ी मुश्किल हो रही है। एक सर्टेन पीरियड के बाद जो रोड बिल्ड करता है उसको वापस उसका पीरियड पूरा होने के बाद वापस NHAI के पास चला जाता है। तो मैंने सुना है कि क्या ये बात मंत्री जी बता सकते हैं कि सुना है कि फिर उन रोड्स को वापस प्राइवेट सेक्टर को बेचने की तैयारी है? थैंक यू। जिन रोडों को वापस NHAI लेती है। थैंक यू। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि NHAI की पोजीशन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, और मैं हाउस के रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि मैं 5 लाख करोड़ के रोड हर साल बना सकता हूँ, और मुझे हमारे पास पैसे की कमी नहीं है सर। और आप ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको पूछो, कोई भी पार्टी का है, जो मुझे रोड मांगने के लिए आता है मैं उसका सैंक्शन कर देता हूँ। एक भी पार्टी का MP नहीं कर सकता सर। NHAI AAA रेटिंग है, और मैं थोड़ा सा फाइनेंस का थोड़ा सीखा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, हमारे जावड़ेकर जी ज़्यादा इकोनॉमी को जानते हैं, पर मैंने भी MBA किया है। मैं आपको बताता हूँ हमारा मॉडल इतना पक्का है राजीव जी कि हिंदुस्तान में आने वाले 3 साल के अंदर 2024 समाप्त होने के पहले मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, लखनऊ से कानपुर 35 मिनट में, और मेरठ में ऑलरेडी हो गया है। मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आ रहे हैं। प्लीज प्लीज मैडम बैठ करके मैं वो भी चल रहा है वाराणसी से कलकत्ता का। तो सर मैं आपको इतना बता रहा हूँ, 26 ग्रीन हाईवे बना रहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ, और कोई पैसे की कमी नहीं। अभी सर 2 बैंकों के चेयरमैन मेरे पास आकर बोल रहे थे, एक बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो, दूसरी बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो। मुझे 6.45 पर पैसा मिला है। हिंदुस्तान में AAA रेटिंग NHAI का है, और NHAI के लिए कोई फाइनेंशियल तकलीफ नहीं है। इस देश में RNH डिक्लेयर करके पूरा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाकर हम इस देश की पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलेंगे, तो भी पैसे की कमी नहीं है। हाँ, काम करने में कोई कमी होती तो उसको और हम पीछे लगकर करवाने की कोशिश करते। और आप जितने लोग जो जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हो, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये 8 साल में कितना बदल हुआ है आप ये देखिए, और विश्वास रखिए मैं जो बोल रहा हूँ रिकॉर्ड पर बोल रहा हूँ, और इस रिकॉर्ड पर विश्वास के साथ बताता हूं कि ये पूरा हो। थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 182 डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, नो नो नो, आपस में बातचीत नहीं, नो, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, अच्छा प्लीज। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, पहला सप्लीमेंट्री डॉक्टर अशोक कुमार। Grateful that the honourable member does acknowledge the work done by the Government of India under the leadership of Prime Minister Modi, especially with enhancing capacities and potential of women of our country. Yes, I will enunciate and add to what she has said. Not only in Mudra Yojana, but also when you see Stand Up India, where women are not looking at only SME sector, but also wanting to partake in mid-sized companies and lead them. We see that 80% beneficiaries are women. Particularly the skill development program, or my compliments to the Prime Minister for the National Education Policy, which for the first time has a gender inclusion fund. Now, insofar as enhancing the scope of the Commission, I can only say this, sir. The skill needs and the entrepreneurial needs of women in our country is a subject in which I have seen the Commission function during conferences, or for that matter, doing special workshops, including workshops in which state commissions are invited. रजनी पाटिल जी। चाहती हूँ कि यूपी के कार्यकाल में सेक्स अब्यूज़ एट वर्क प्लेस ये कानून पास हुआ था। फिर भी आज की तारीख में जब हम देखते हैं कि वास्तविकता ये है कि अब्यूज़ होता है, घर में भी होता है और बाहर भी होता है, उसके लिए मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहती हूँ कि उसके लिए आप क्या स्टेप्स लेने जा रहे हैं। धन्यवाद।
My particular privilege that when I was a member of the opposition, Sexual Harassment at Workplace Bill 2013 was discussed in this House, and I participated in that debate. Hence, I can only say this कि जो माननीय सांसद महोदया ने 2-3 विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया कि घर में घरेलू हिंसा से कैसे जूझें, दूसरा जो काम पर हिंसा है अथवा महिला का जिस प्रकार से वहाँ पर काम में गतिरोध लाने के लिए किसी न किसी वायलेंट मेजर का इस्तेमाल किया जाता है, तो 2 छंदों में इसका जवाब देना चाहूँगी संक्षेप में। एक, लेबर मिनिस्ट्री के साथ सतत हमारा प्रयास रहता है कि लेबर कोड में वर्तमान में महिला काम के स्थल पर सुरक्षित हो, ये आप लेबर कोड में भी इसे विस्तृत रूप से देख सकती हैं। साथ ही नेशनल कमीशन फॉर विमेन हो या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, हम मंत्रालय के माध्यम से न सिर्फ कमीशन बल्कि साथ ही प्रदेश की सरकारों के साथ मात्र महिला बाल विकास मंत्रालय नहीं बल्कि प्रदेश की अन्य इकाइयों के साथ भी सतत संवाद रखते हैं। कई बार महिलाएं ग्रीवियंसेस डायरेक्टली हमारे मंत्रालय तक पहुंचाती हैं। उन ग्रीवियंसेस को लेकर भी हम प्रदेश सरकार के साथ न सिर्फ संवाद करते हैं बल्कि जब तक महिला को न्याय पूर्णता ना मिल जाए तब तक हम ये संवाद महिला के साथ और प्रदेश की सरकारों के साथ जारी रखते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 186 माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी। थैंक यू माननीय उपसभापति महोदय जी। मेरा क्वेश्चन नंबर 186। माननीय मंत्री जी फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय शक्ति सिंह। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके ज़रिए से एक तो रक्षण चाहता हूं हमारे अधिकारों का, क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं ओरल में तो ठीक जवाब नहीं मिलता, पर रिटर्न में मेरा मंशा था, इस सवाल के पीछे जो इंटेंशन था ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने रीट पिटीशन 2/2020 में कहा कि कोरोना के दौरान जो आंगनवाड़ी है, मिड डे मील है, उनको घर पे भी जो लाभ मिलता था वो बेनिफिशियरीज को लाभ मिलना चाहिए। नीति आयोग के एड से एक सर्वे हुआ, उसमें भी रहा कि 40% धात्री महिलाओं को जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिला। मैंने ब्यौरा मांगा था माननीय उपसभापति महोदय, 38 जून 2021 का दिया, पर प्री कोरोना क्या नंबर्स था वो नहीं दिया था। तो मैं पहले मेरे सप्लीमेंट्री में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि टोटल बेनिफिशियरीज on date 30th June 2021 as per your written reply are 9,61 lakhs and odd. Now I would like to know, pre-corona, how many total beneficiaries were there? Thank you. The honorable member seeks to get a response on a specific number for a specific date. He oscillates between pronouncing the Niti Aayog report, which has been factually reported in the answer given to him. Then again, he oscillates back to another date, which he wants me to give a specific answer on. I would like to hear, sir, clearly state 4-5 issues. The report that he alludes to is a report which the Niti Aayog in its acknowledgements acknowledges and disclaims publicly. The views of it are not supported by Niti Aayog. Secondly, possibly why Niti Aayog does not support the view is because the survey was done telephonically based on a call list based on 2011 census. Thirdly, in-depth interviews were done only with 30 workers in a country where there are 14 lakh Anganwadis. Now, when the honorable member seeks to find out how many services have been provided to how many beneficiaries, sir, as of May 2022, and sir, I'm sure the honorable member is aware that implementation of these services rests with state governments across the country. Digitally, verbally, in writing, states have reported that they are currently in May 2022 serving over 9,18 lakh beneficiaries, women and children included. I must here also highlight that there is an age group within which children, and there is a medical instance when there is a pregnant and lactating mother who is to be serviced through the Anganwadi. For the member to presume that the number of pregnant and lactating women will stay the same throughout, for the member to presume that a child between the age of 0 to 6 will stay fixed up to the age of 6 and not grow beyond the age of 6, I think, sir, is something that he needs to introspect on. But the data that has been provided, sir, in the answer is factual, and we have no intention
of deluding or for that matter disrespecting the honorable member's desire to seek a factual response. I must again, sir, reiterate that the data I propose in this house as answer is a data that is dependent on what the states report, and this is what the states have emphatically said across the nation. Thank you. Second supplementary. माननीय उपसभापति महोदय, मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री ये है, पहले में तो माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि नीति आयोग जिसको पैसे देता है और उसके रिपोर्ट को आप स्वीकार नहीं करते हो, तो आप कैसे लोगों को पैसे देते हो कि जो आपका रिपोर्ट आपको स्वीकृत नहीं है? माय सेकंड सप्लीमेंट्री इज कि क्या माननीय मंत्री जी जानते हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष मोहन सिंह को रिप्लाई दिया कि हां, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद इनको लाभ नहीं मिला, वो डिपार्टमेंट ने स्वीकारा, मंत्री जी जानते हैं। उसी आधार पे गुजरात के एक वर्नाक्यूलर अखबार ने डिटेल में कमिश्नर से इंटरव्यू किया और उसने कहा कि हमें ग्रांट नहीं आई थी इस दौरान, और उसी वजह से जिन आंगनवाड़ीज को, जिन बच्चों को, जिन मिड डे मील के बेनिफिशियरीज को जो लाभ मिल जाना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। तो ये जानते हुए भी अगर सवाल का हमें ठीक से जवाब नहीं मिलेगा, अगर हो गया आप स्वीकार कीजिए कि हम नहीं दे पाए थे उस वक्त पे, लिफाफोफी क्यों? प्लीज। मैं चाहती हूँ माननीय सांसद से, जब ये इस रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं और मैं कहती हूँ कि नीति आयोग ने स्वयं कहा कि दे are in a position to say in their disclaimer that it does not necessarily reflect their view. I hope the honorable member has read the report in detail, because the report here enunciates that 96% women and children have received health benefits. Would you then disregard that position of the report? The report here says that institutional delivery of women in the pandemic, when there was a national lockdown, is 90%. So when I say that I am reflecting what Niti Aayog has said in its acknowledgement, I have the report in my hand right now, sir, from which I read. Second issue. No cross talking, please. When I am quoting the Niti Aayog report, I have it in my hand. For somebody to wagger a finger and say there is no such data, this data exists from 11 states, from a call list of 5 lakh people dependent on 2011 census. Since the honorable member brings it up, I am compelled to highlight these issues as well. However, sir, as the member is enunciating RTI reports and answers which my ministry has given, I again would reiterate, sir, that the insinuation that the member is trying to possibly implicate us with, that those who are the poorest of the poor did not receive support. I can say as on March 2022, in our Anganwadi services as reported by state governments, not only in the Poshan tracker but also the ICDS portal, which is functional in recognition of the state's effort, we have again seen from the SC, ST, OBC communities, we have ensured that beneficiaries to the tune of close to over 3 crore 50 lakhs have received the benefits from their state government. For the member to insinuate, that his position is correct and that of state governments democratically elected in this country are giving spurious data, sir, is unfortunate. Please. फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।